थर्ड ईयर क्लास में आज फर्स्ट पेपर में लास्ट आपका जो यूनिट है उसमें मनोविज्ञान और संगीत से संबंधित व्याख्यान का क्रम चल रहा था। इससे पहले मैंने मनोविज्ञान और संगीत के संदर्भ में आपको कल्पना और स्मृति, वंशानुक्रम और वातावरण, इन सब के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे संवेग की, यानी इमोशंस की, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की। संवेग और अभिव्यक्ति दो चीज़ों की चर्चा करेंगे संगीत के संदर्भ में। देखा जाए तो मनोविज्ञान और संगीत आपस में उनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। मनोवैज्ञानिकों की जो रिसर्च हुई है उसमें संवेग के बारे में वुडवर्थ ने कहा है, प्रत्येक संवेग एक अनुभूति होता है, प्रत्येक संवेग उसी समय एक गयात्मकता लिए हुए होता है। यानी जो संवेग है, जो भाव लगातार बालक के जन्म से ही उत्पन्न रहते हैं, तो आते जाते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। संवेग अंग्रेज़ी में इसको इमोशन कहते हैं और इमोशन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिला देना, यानी उत्तेजित कर देना। आप इस बात को समझ गए होंगे कि इंसान को, प्राणी मात्र को प्रकृति से ही ये बातें प्राप्त हुई हैं, भाव आने और जाने की, भावों की अभिव्यक्ति की चेष्टा वो लगातार करता है। और जहाँ पर इंसान यानी मानव के मस्तिष्क की बात आती है तो वो वैसे भी बुद्धि उसकी प्रधान होती है, और बुद्धि जहाँ प्रधान होती है वहाँ भाव आएंगे जाएंगे, स्थिर बहुत कम रह पाते हैं। और भावों की और अभिव्यक्ति मतलब हम जब जो भी हम महसूस करते हैं, जो हम अनुभूति करते हैं, और उसको हम किसी न किसी माध्यम के द्वारा दूसरे तक पहुँचाएँ, चाहे स्वर है, चाहे शब्द है, चाहे मौन भाषा में एक्सप्रेशन देकर, दूसरों को अपने आंगिक एक्सप्रेशन देकर। तो इस तरीके से इंसान लगातार भावों के घेरे में रहता है, संवेगों के घेरे में रहता है, और लगातार उसकी अभिव्यक्ति भी चलती रहती है। ये एक प्रकृति का नियम है। संगीत के संदर्भ में जब हम इसकी बात करते हैं तो एक बहुत ही ये बड़ा टॉपिक है, बहुत गहन भी है, क्योंकि दोनों चीज़ साथ चलती हैं। जैसे भाव हमें मन में आए उसको हम अभिव्यक्त किस प्रकार करें, स्वरों के माध्यम से, गायन और वादन दोनों में ही इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जो मन में स्थित भाव हैं वो कभी संवेग बन जाते हैं, और जो संवेग हैं कभी भाव बन जाते हैं, और इसी तरह रस की प्राप्ति होती है। और संगीत में रस को एक तरीके से व्यवहार कहा जा सकता है, यानी हर प्रस्तुति का, हर रचना का जो एक परिणाम है वो रस में परिणित होता है। इस बात से आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। अब सबसे पहले हम जब शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं संगीत की, तो उसमें जो अभिव्यक्ति है राग के माध्यम से होती है। राग जो है शास्त्रीय संगीत की एक धुरी है, केंद्र बिंदु है, जिसके बिना हम संगीत की कल्पना नहीं कर सकते। और संगीत में जब राग के बारे में चर्चा करते हैं तो राग का जो प्रस्तुतिकरण है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसमें स्वर है, लय है, नाद है, इन सब चीज़ों का समावेश होता है। यूँ कह सकते हैं कि राग जो है एक संपूर्ण भवन की तरह है, और उसमें अनेक प्रकार के संवेग जो हैं आते जाते रहते हैं और अभिव्यक्त होते रहते हैं। किसके माध्यम से? कलाकार के माध्यम से। कलाकार जब अपने भावों को अनुभूति करता है और अभिव्यक्त करता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें राग के अंतर्गत, संगीत के अंतर्गत आती हैं। जैसे स्वरों का लगाव, उसका आलाप, तान, लय, ताल, उसकी खुद की शिक्षा, उसका सबक, उसका रियाज, और रियाज के साथ में वो कैसे उन चीज़ों को अनुभूत कर रहा है, उसमें उसको महसूस कर रहा है, तब उसके क्या भाव आ रहे हैं और वो कैसा अभिव्यक्त कर रहा है। संगीत एक ऐसी कला है कि उसके प्रस्तुतिकरण में श्रोता और कलाकार
दोनों का जो योगदान है बराबर का रहता है। श्रोता भी वैसे दो प्रकार के होते हैं, ये अलग एक चर्चा का विषय है। हम अभी सिर्फ भाव और अभिव्यक्ति पर ही अपना केंद्र बिंदु रखेंगे। स्वरों का लगाव मैं आपको बता रही थी। राग के अंतर्गत प्रत्येक स्वर का अपना अपना स्थान है, अपनी उसकी प्रकृति है, उसकी आंदोलन संख्याएं हैं, और उस स्वर को लगाने से, उसके आसपास के स्वरों को लगाने से, यानी किस स्वर का कण हम किस पर लगाएं, गमक के माध्यम से लगाएं, मीण के माध्यम से लगाएं, कण के माध्यम से लगाएं, ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं विचार करने के लिए। पर हाँ, ये सच है कि इन सब चीज़ों से राग का सौंदर्य बढ़ता है, उससे भाव की प्रक्रिया निरंतर हमारे मन में चलती रहती है, और हम उसी को ही अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों तक अभिव्यक्त करते हैं। स्वरों के लगाव के साथ साथ आलाप जो है, देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत का या संगीत का कह सकते हैं हम, एक आधार है, मजबूत आधार है, जिससे हमें राग का सौंदर्य, राग की प्रकृति चंचल है, गंभीर है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। राग में जब हम आलाप करते हैं तो धीरे धीरे करके बढ़त करते हैं, और बढ़त करने के साथ साथ कलाकार की कोशिश होती है कि वो राग के रूप को साकार करें, उसकी प्रकृति के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उसके अंदर नई नई चीज़ों का समावेश करके और वो अभिव्यक्ति दे, ताकि राग का सौंदर्य जो है बढ़े। इसी प्रकार हम तानों पे आते हैं। तानों में भी सौंदर्य अभिव्यक्ति का एक बहुत अच्छा सशक्त माध्यम है ताने। पंडित भाटखंडे जी हैं, उन्होंने कहा है, तानों का मुख्य प्रयोजन गायन शैली में वैचित्र्यता लाना है, वैचित्र्य को, सौंदर्य को बढ़ाना है। ताने यदि योग्य रीति से और योग्यता से गाई जाती हैं तो सुनने वाला सचमुच आनंद पाता है। कोई भी कलाकार है, वो अपनी गायन शैली के माध्यम से, अपने स्वरों के लगाव के माध्यम से भिन्न भिन्न रचनाओं को मूर्त रूप देता है, और वही जो अभिव्यक्ति है, वही जो भावों की जो अभिव्यक्ति है, श्रोता के मन पर जाकर मन में बैठ जाती है, और वही चीज़ें बहुत आनंददायक होती हैं। अब जैसे तानों में ही हम देखते हैं, राग के आलाप करते हैं तो बढ़त करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसी प्रकार तानों में भी खूब सारी शुद्ध तान है, कूट तान है, मिश्र तान है, इस प्रकार खटके की तान है, इस प्रकार की तानें होती हैं। तो उससे सौंदर्य बढ़ता है, उससे अभिव्यक्ति होती है। वादन में देखा जाए तो मीण है, सूत है, आंदोलन है, खटका है, मुर्की है, जमजमा है, ऐसे अनेक तत्व हैं जिनसे वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। एक बिंदु और भी है यहाँ, काकू का अभिव्यक्ति करने का, भावों की अभिव्यक्ति देने का कलाकार के पास में एक सशक्त माध्यम होता है कि वो अपनी कला के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार बारीकी भावों को जो अभिव्यक्त करता है वो काकू के माध्यम से भी करता है। जो कंठ में अलग अलग तरीके की जो ध्वनियाँ आंदोलित करके निकाली जाती हैं उसको काकू कहते हैं। काकू के माध्यम से भी एक कलाकार अपने भावों की अभिव्यक्ति बहुत सशक्त रूप से कर सकते हैं। इसी प्रकार तालों का जब हम देखते हैं तो विलंबित, मध्य और द्रुत लय, 3 प्रकार की लय होती हैं। इन जो लय हैं, ये जो तालें हैं, इनकी जो लय है, इनकी जो गति है, उसकी जो क्रिया है, उस पर भी काफ़ी सारे भाव निर्भर होते हैं। जैसे हम द्रुत गति में गा रहे हैं तो चंचल प्रकृति का होगा, उसकी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। और इसी प्रकार हम गंभीर प्रकृति का अगर कोई रचना शैली गा रहे हैं तो वो विलंबित लय में होगी। जितनी भी गायन शैलियाँ हमारी जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हैं, वो सब भावों की अभिव्यक्ति के अलग अलग एक तरीके से माध्यम हैं, सशक्त माध्यम है। ध्रुपद है, ख्याल है,
ठुमरी है, टप्पा है। ठुमरी में तो सभी को जैसे ये बात पता है कि भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही सशक्त होती है, स्वरों के माध्यम से भी, ताल के माध्यम से भी। राग के जो स्वर हैं उसमें उनका जो शब्दों का जो बनाव है, उसकी बोल बाँट है, उन सब के माध्यम से बहुत ही सशक्त भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो भाव और अभिव्यक्ति ये एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। हमारे मन में भाव हैं तो अभिव्यक्ति हो पाएगी, और अभिव्यक्ति सशक्त होने के लिए संगीत को सर्वोपरि माना गया है। सारी ललित कलाएं जो हैं उसमें संगीत को बहुत सशक्त माध्यम माना गया है, और ये अभिव्यक्ति ही रस का रूप लेती है, और रस आगे आनंद ब्रह्मानंद सहोदर से मिलाता है। तो आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे कि ये भाव जो हम महसूस कर रहे हैं लगातार, लेकिन भाव जो हैं, इमोशंस जो हैं, एक से नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं समय समय पर। और उसकी अभिव्यक्ति किसके माध्यम से? कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, चाहे गायन हो, वादन हो, नर्तन हो। उसको हमें अपने भावों जैसे हमने महसूस किया है उसको हम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो वो अभिव्यक्ति हो गई। तो ये चैप्टर आपको आशा है समझ आ गया होगा। आपने ये भी देखा होगा कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर जिनको कोई शिक्षा नहीं होती है, संगीत की कोई शिक्षा नहीं होती है, वो जब अपने जैसे उनके भाव होते हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए वो सिर्फ लय का भी सहारा लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो किसी इंस्ट्रूमेंट को सहारा बनाएं, या हारमोनियम है या तानपुरा है, सितार है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ऑटोमेटिकली उनके जो दुख सुख के जो भाव हैं वो ताल वाद्यों के द्वारा भी वो प्रदर्शित करते हैं, ढोल नगाड़े के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, डांस करके प्रदर्शित करते हैं। तो उत्साह का भाव है तो उनका उसी प्रकार का एक चलन होगा डांस का, गाने का। और अगर उनका कोई दुख से संबंधित भाव है तो वही उनका स्लो होगा। तो इस प्रकार आप देखें कि भावों की अभिव्यक्ति तो बच्चे से लेके बूढ़ा तक करता है, और एक अनपढ़ भी करता है तो एक पढ़ा लिखा भी करता है। संगीत के माध्यम से जब इन भावों की अभिव्यक्ति होती है तो बहुत ही सशक्त होती है। श्रोता जब इस एकीकार हो जाता है कलाकार की प्रस्तुति से, तो वो ईश्वर की प्राप्ति तक पहुंच जाता है, जो कि कला का मुख्य उद्देश्य है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।